बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेंगी फीवर और डेंगी वायरस पे हमारी डिस्कशन जारी है। आज इसका दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने इसकी एटमोलॉजी को डिस्कस किया था कि डेंगी का नाम कैसे आया, इसका मतलब क्या है, इसका स्प्रेड कैसे होता है, इसका वेक्टर कौन है, इसके फीवर को क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। आज हम इसकी डेंगी वायरस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी और वायरल रेप्लिकेशन। पैथोफिजियोलॉजी या वायरल रेप्लिकेशन, जब डेंगी वायरस कैसे इंसानी बॉडी में दाखिल होता है और इंसानी बॉडी में दाखिल होने के बाद वो किन किन स्टेप्स और प्रोसीजर से गुजरता है और कैसे अपने आप को रेप्लिकेट करता है, जिससे डेंगी इन्फेक्शन इंक्रीज होता है। डॉक्टर साहबान और डियर स्टूडेंट्स, इसकी स्टोरी हम यहाँ से शुरू करते हैं कि एक शख्स है, ह्यूमन बॉडी। ये दो शख्स हैं, दो ह्यूमन बॉडी हैं। एक के अंदर डेंगी वायरस, जिसको मैं DENV लिखूंगा, एक इंसानी बॉडी में DENV मौजूद है और दूसरे में मौजूद नहीं है। इन अदर वर्ड्स, ये शख्स शख्स ए ये डेंगी से इन्फेक्टेड है और बी डेंगी से इन्फेक्टेड नहीं है, डेंगी से पाक है। ये दो पेशेंट समझ लें, ह्यूमन बीइंग समझ लें, ए और बी। ए डेंगी वायरस से इन्फेक्टेड है और बी डेंगी वायरस से पाक है। अब इन दोनों को फीमेल मॉस्किटो दोनों को फीमेल मॉस्किटो, जिसका नाम एईडीज इजिप्टी या इजिप्टाई कल हमने पढ़ा था, मच्छर की एक स्पीशी है, एईडीज इजिप्टाई या इजिप्टी फीमेल मॉस्किटो है, मादा मच्छर है। ये दोनों को काटती है। इसको भी इसी मच्छर ने काटा और एक और एडीज इजिप्टी ने इस शख्स को भी काटा। क्योंकि शख्स ए के ब्लड में डेंगी वायरस मौजूद है, ऑलरेडी वो डेंगी से इन्फेक्टेड है। इसमें क्या होगा कि जब मादा मच्छर एडीज इजिप्टी इस शख्स को काटेगी, बाइट करेगी, तो वहां से ब्लड मील लेती है। यूं समझ लें कि उसका खाना, उसका मील ब्लड है, वो इस शख्स का ब्लड मील लेगी। और ये वाली दूसरा मच्छर ये इस शख्स का ब्लड मील लेगी। लेकिन क्योंकि इस शख्स के ब्लड में डेंगी है, शख्स ए के ब्लड में ऑलरेडी डेंगी है एंड वो इन्फेक्टेड है, तो यहां से इस मॉस्किटो के स्लेवर के जरिए ये डेंगी ट्रांसफर हो जाएगा इस मादा मच्छर में, DENV। ये ट्रांसफर हो गया इस शख्स से इस मादा मच्छर में। क्योंकि इस शख्स में डेंगी नहीं है, लिहाजा यहाँ पर कोई डेंगी ट्रांसमिट या ट्रांसफर नहीं होगा। दो शख्स हो गए, एक ऑलरेडी इन्फेक्टेड था, एक नॉन इन्फेक्टेड था। दोनों को दो अलग अलग फीमेल मॉस्किटो ने बाइट किया। क्योंकि ये इन्फेक्टेड था तो इसके काटने से दोनों ने ब्लड मील लिया, लेकिन क्योंकि इसका ब्लड डेंगी से पाक था, इसलिए यहाँ पर डेंगी नहीं आएगा। इसके चूंकि ब्लड में डेंगी वायरस मौजूद था, तो जब ये ब्लड मील लेगा तो ये डेंगी इस मादा मच्छर की बॉडी में चला जाएगा।
अब पहले तो ये शख्स हम कह रहे थे ना कि इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड। अब ये मच्छर, ये जो पहले वाला है ये इन्फेक्टेड कहलाएगा और ये नॉन इन्फेक्टेड। ये मच्छर खुद इन्फेक्टेड हो जाएगा, पहले इन्फेक्टेड नहीं थे, पहले दोनों प्लेन थे। इन्फेक्टेड शख्स को काटने से ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो गया और ये मॉस्किटो चूंकि इस नॉन इन्फेक्टेड शख्स को काटा है लिहाजा ये नॉन इन्फेक्टेड रहेगा। डॉक्टर साहब पहला कॉन्सेप्ट, ये मच्छर जो नॉन इन्फेक्टेड है ये बेशक किसी भी शख्स को अब काटे इसका कोई इशू नहीं, क्योंकि ये खुद नॉन इन्फेक्टेड है। हर मच्छर के काटने से डेंगू नहीं होता। ये जो बी है जिसने बी शख्स को काटा था, क्योंकि वो नॉन इन्फेक्टेड है तो अब ये एडीज इजिप्टी खुद नॉन इन्फेक्टेड है, इसलिए और किसी शख्स को काट भी ले तो नो इशू। लेकिन ये वाला जो मच्छर है, ये जो एडीज इजिप्टी की टाइप है, इसके अंदर चूंकि अब डेंगू आ चुका है, इसको हम कहते हैं इन्फेक्टेड मॉस्किटो। इन्फेक्टेड मॉस्किटो, इन्फेक्टेड पर्सन से डेंगू ब्लड मील के जरिए मॉस्किटो की बॉडी में आ गया। सो नाउ द मॉस्किटो इज कॉल्ड इन्फेक्टेड मॉस्किटो। इन्फेक्टेड मॉस्किटो, इन अदर वर्ड्स it is a carrier of dengue virus, in other words it is a vector of dengue virus। अब ये डेंगू वायरस का वेक्टर है, कैरियर है। अच्छा ये प्लेन है, अब इसको हम यहाँ से खत्म कर देते हैं क्योंकि इसका कोई रोल नहीं, क्योंकि इसने ऐसे शख्स को काटा है जो नॉन इन्फेक्टेड था। अब इसकी बॉडी में स्टोरी को आगे लेके जाते हैं। तो ये डेंगू वायरस इस फीमेल मॉस्किटो की पहले गट में जाता है, जैसे जीएटी है हमारी गट में जाकर वहां कुछ दिन रहेगा। रहने के बाद वहां अपने लाइफ साइकिल्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा और फिर गट से इसी मच्छर के सैलिवरी ग्लैंड्स में आ जाएगा। सैलिवरी ग्लैंड्स, ये जो लौबे दहन वाले हमारे ग्लैंड्स होते हैं, इंसान में भी है, मतलब सलेवा बनाने वाले ग्लैंड्स, सलेवरी ग्लैंड्स में शिफ्ट हो जाएगा। ब्लड मील के जरिए इन्फेक्टेड शख्स से मॉस्किटो में गया, मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो गया। अब इन्फेक्टेड मॉस्किटो की गट में रहा, गट से सलेवरी ग्लैंड्स में और फिर सलेवरी ग्लैंड से सलेवा में। ये दिलचस्प कहानी है। डेंगू वायरस ट्रैवल कर रहा है, कहाँ पे था? इन्फेक्टेड शख्स के ब्लड में, वहां से मॉस्किटो ने बाइट किया, उसके बॉडी में आ गया, उसने चूंकि ब्लड मिल लिया, डेंगू इन्फेक्टेड मॉस्किटो के गट में चला गया। गट में जाने के बाद उसके सलेवरी ग्लैंड्स में चला गया, सलेवरी ग्लैंड्स के बाद उसके सलेवा में चला गया। अब ये डेंगू, इस डेंगू के लिए मैं लफ्ज DENV यूज कर रहा हूं। अब ये डेंगू इस सलेवा में मौजूद है, DENV, डेंगू वायरस। अब ये मच्छर रेडी है, ये दोबारा किसी हेल्दी शख्स को काटेगा। अब इसने दोबारा एक हेल्दी शख्स को काटा, हेल्दी, जिसको पहले डेंगू नहीं है, ये इसके लिए होस्ट का किरदार अदा करेगा। ये वेक्टर, अच्छा इसमें मच्छर वेक्टर है, कैरियर है, पैथोजन का नाम डेंगू वायरस है, होस्ट इंसान है, होस्ट इंसान का सेल या इंसान, कैरियर या वेक्टर फीमेल मॉस्किटो एडीज एजिप्टी, और पैथोजन कौन है? डेंगू वायरस। तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब जब मच्छर इस हेल्दी शख्स को काटता है तो ज़ाहिर है उसकी स्किन पे बाइट करता है, तो अपने सलेवा के जरिए अपने, अब चूंकि डेंगू वायरस इसके सलेवा में मौजूद है और मेरे ख्याल में बात क्लियर है कि ये सलेवा तक कैसे पहुंचा। मॉस्किटो की गट, गट से सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड से सलेवा,
और अब सलेवा जो ही ये मच्छर हेल्दी शख्स को काटेगा, फिर वहां से वो ब्लड को चेंज करेगा, अपना ब्लड उसमें डाल देगा और उसका ब्लड ले लेगा। तो इसने जब काटा, बाइट किया, तो इसकी चूंकि सलेवा में डेंगू वायरस था, अब वो डेंगू वायरस इस हेल्दी शख्स में चला गया। लेकिन इस हेल्दी शख्स में जाने के बाद अभी ये फौरी तौर पर उसके अंदर सिम्टम पैदा नहीं कर देगा, बल्कि 4 से 10 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। 4 to 10 days इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, उसके बाद जाकर ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। अभी 4 to 10 days इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इस शख्स को अभी नहीं पता कि मुझे डेंगू हो गया है, हालांकि मच्छर ने इसको बाइट किया अपने सलेवा के जरिए, डेंगू वायरस इसकी स्किन में इंजेक्ट कर दिया और इससे फिर ब्लड मील भी ले लिया। अब डेंगू वायरस इंसान यानी होस्ट के स्किन सेल्स में इंटर होता है। वहां पे कैसे इंटर होता है, थोड़ा सा मैं इसको फर्ज करें, ये एक स्किन सेल है, स्किन सेल। यहाँ पर स्किन के डेंड्राइटिक सेल्स इनको कहा जाता है, लैंगरहैंस भी कहा जाता है, लैंगरहॉन्स सेल्स या डेंड्राइटिक सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स। इसके ये बाहर डेंगू वायरस मौजूद है और ये इंसान का स्किन सेल है। अब ये क्या करता है, इसकी 3 स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं जिनको ई प्रोटीन्स यानी इन्वेलप कहा जाता है। एक इसकी जो है वो एम प्रोटीन्स है जिसको मेम्ब्रेन कहा जाता है। एक इसकी सी प्रोटीन्स है, सी सी ई एन, ये इसकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। ये डेंगू वायरस इस इंसान के डेंड्राइटिक सेल्स के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है। जैसा हमें पता है कि इंसानी सेल के बाहर क्या मौजूद होते हैं, रिसेप्टर्स। ये एक स्पेसिफिक, जब भी एक प्रोटीन्स है रिसेप्टर्स, और डेंगू वायरस के पास भी प्रोटीन्स हैं। ये इस रिसेप्टर के एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं, उनके साथ बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद ये इंसानी सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा। DENV, इंसानी सेल्स के अंदर दाखिल हो जाएगा। इसको अब हम कहते हैं होस्ट सेल। यानी डेंगू के लिए ये इंसान की स्किन का सेल एक मेजबान की हैसियत रखता है, एक मेजबान सेल है, मेजबान सेल। अब डेंगू इंसान के सेल में दाखिल हो गया। मेरे ख्याल में जहां तक स्टोरी याद होगी, इंसान के ब्लड से मादा मच्छर फीमेल मॉस्किटो के मुंह में गया, ब्लड मील के जरिए वहां से मॉस्किटो के गट में गया, गट से अपने आप को मेच्योर करके फिर सलेवरी ग्लैंड्स में आया, फिर सलेवा में आया, फिर सलेवा से दूसरे हेल्दी शख्स को उस मच्छर ने काटा और डेंगू वायरस को उसने इंजेक्ट किया। अब डेंगू वायरस स्किन के डेंड्राइटिक सेल या लैंगरहॉर्न सेल्स के अंदर कैसे दाखिल हो रहा है, उसके रिसेप्टर्स के साथ बाइंडिंग करके अब अंदर दाखिल हो गया। जब अंदर दाखिल होता है तो ये अपना इन्वेलप उतार देता है, जिसका कोट है ई प्रोटीन, इन्वेलप उतारता है। अब इसके पास अपनी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, लेकिन इसको मजीद अपने आरएनए को, अच्छा मैंने पहले दिन बताया था कि जो डेंगू वायरस है ये आरएनए वायरस है, आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड जिसे कहते हैं, आरएनए वायरस है। कोरोना भी आरएनए वायरस है, हेपेटाइटिस सी भी आरएनए वायरस है, हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस है। तो ये आरएनए वायरस है। अब इस आरएनए के अंदर इसका जीनोम है,
इसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इस आरएनए में बेसिकली इसका क्या है, जीनोम है। अब ये जब इंसानी सेल के अंदर दाखिल हुआ तो एक्चुअली सबसे जो कीमती चीज है वो इसका जीनोम है, आरएनए। ऊपर हमने लिखा हुआ है कि वायरल रेप्लिकेशन, वायरल रेप्लिकेशन। अब एक पार्टिकल एक सेल में दाखिल हुआ और वो अपने जैसे बाकी पार्टिकल्स पैदा करने की कोशिश करेगा, जिसको हम कहते हैं वायरल रेप्लिकेशन। यानी अपने आरएनए को रेप्लिकेट करेगा, कॉपीज बनाएगा। उसके लिए इसको कुछ प्रोटीन्स चाहिए। बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि यह डेंगू वायरस हमारी बॉडी में जाता क्यों है। वो अपनी बका की जंग लड़ रहा है। उसको एक्चुअली अपनी आरएनए को रेप्लिकेट्स करने के लिए कुछ प्रोटीन्स चाहिए। वो प्रोटीन्स के लिए फेवरेबल होस्ट इंसान का सेल है। जैसे हम कहते हैं ना कि बंदे की कोशिश होती है कि मैं 3-4 ऑप्शन है तो वहां मेहमान बनूं जहां अच्छा मुखलिस खलूस वाला मेजबान हो, बेहतरीन मेजबान हर मेहमान पसंद करता है। तो ये पैरासाइट, ये वायरस इंसानी सेल को बेहतरीन होस्ट समझकर इसके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होके इस सेल में दाखिल हुआ। अब इसके पास आरएनए है। हमें पता है कि सेल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। इसके ऊपर लगे होते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स ये सेल के स्ट्रक्चर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स। आरएनए अपना मैसेज कन्वे करता है राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स इस मैसेज को ट्रांसलेट करता है और ट्रांसलेट करके कन्वे करता है ER को। अच्छा, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है। इसको जो मैसेज ट्रांसलेट करके राइबोसोम्स दे देता है, ये उस तरह की प्रोटीन बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हमारे सेल के अंदर वो कीमती स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल की जरूरत के मुताबिक प्रोटीन्स बनाती हैं। लेकिन सेल की जरूरत के साथ साथ कोरोना के लिए भी किसी ने प्रोटीन बनाई है। यहाँ पर कोरोना का भी बिल्कुल यही प्रोसीजर है। कोरोना भी ऐसे ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सेल में दाखिल होकर ER से अपनी मर्जी की प्रोटीन बनवाता है। डेंगू भी वही काम कर रहा है कि आरएनए के मैसेज के जरिए राइबोसोम्स ने इसको ट्रांसलेट किया है और ट्रांसलेशन के बाद ER ने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इस डेंगू वायरस के लिए नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाएगा। NS1, NS2, NS3 बहुत सारी होती हैं। उन प्रोटीन्स को इस्तेमाल करके, ये देखें कि हमारे ही सेल से, हमारे ही स्ट्रक्चर से डेंगू वायरस ने अपनी मर्जी की प्रोटीन बनाई और फिर उन्हीं प्रोटीन्स को इस्तेमाल करके आरएनए क्या हुआ, आरएनए ने रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया। यानी और वायरस पार्टिकल बनना शुरू हो गए, और वायरल पार्टिकल बनना शुरू हो गए। वो वायरल पार्टिकल्स अभी स्किन के सेल्स के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको गोल्जी बॉडीज कहा जाता है, GB, गोल्जी बॉडीज। अब ये वायरल पार्टिकल्स इस गोल्जी बॉडीज में जाते हैं और गोल्जी बॉडीज से मजीद अपने आप को मैच्योर करने के लिए ग्लाइकोप्रोटीन्स हासिल करते हैं। ये देख लें निज़ाम कायनात के डेंगू वायरस की तमाम खुराक हमारे सेल प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे सेल का पहला स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसने उसके आरएनए को रेप्लिकेट करने के लिए उसकी मर्जी के मुताबिक प्रोटीन्स बनाई। यहाँ मैं एक किताब पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा
उसने लिखा है राइटर ने कि एक्चुअली जब कोई भी पैथोजन, जैसे अभी डेंगू वायरस है या कोरोना वायरस है, जब इंसानी बॉडी के सेल में दाखिल होता है तो वो सेल को हाईजैक कर लेता है। हाईजैक, हाईजैक का लफ्ज तो आपने सुना होगा, ज्यादातर हमारे जहाज एरोप्लेन्स हाईजैक होते हैं। जब कोई हाईजैकर पायलट की कनपट्टी पे पिस्टल रखकर उसको हाईजैक करता है, फिर पायलट अपने कंट्रोल रूम की बात नहीं सुनता, फिर पायलट उस हाईजैकर के कंट्रोल में होता है। ये मुझे बड़ी अच्छी एग्जांपल लगी है, मैं इसलिए कोट कर रहा हूं। जैसे पायलट को हाईजैकर हाईजैक करके जहाज का रुख अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ता है। मसलन फ्लाइट ने लाहौर जाना है ना, तो हाईजैकर कहते हैं नहीं, आपने मेरी मर्जी के मुताबिक आप लाहौर नहीं जाना। फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली जाना है, आपने बांग्लादेश जाना है, आपने अमेरिका जाना है। इसी तरीके से पैथोजन, जहां डेंगू वायरस, उसने इंसान के सेल को हाईजैक किया। हाईजैक करने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अपनी मर्जी की प्रोटीन्स बनवाई। प्रोटीन बनाने के बाद उसके वायरल पार्टिकल्स रेप्लिकेट होना शुरू हो गए। फिर वो गाल्जी बॉडीज में गए, गाल्जी बॉडीज से फिर उसने ग्लाइकोप्रोटीन्स हासिल की और अपने आप को मजबूत करके फिर वो क्या करते हैं, एक्सोटोसिस। एक्सोटोसिस कहते हैं सेल से बाहर आना। अच्छा, ये सेल भी नाकारा हो गया। देखिए, इसी को तो बीमारी कहते हैं, इसी को इन्फेक्शन कहते हैं, इसी को डिजीज कहते हैं कि वायरस या पैथोजन मजबूत हो गया, इंसानी सेल डैमेज हो गया। अब ये इन्फेक्टेड सेल है, ये हमारे किसी काम के नहीं रहा, इससे बाहर निकलेगा ये डेंगू वायरस, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, कई पार्टिकल्स बनाकर सेल से बाहर आता है और लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए दूसरा अटैक इसका WBC पे होता है, ल्यूकोसाइट्स। पहले तो इसने स्किन सेल्स के अंदर रहा, वो जो मैंने कहा ना 4 से 10 दिन जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, 4 से 10 दिन, तो वो 4 से 10 दिन इन्हीं मामलात में लग गए जो अभी हमने डिस्कस किए हैं कि वो रिसेप्टर के जरिए बाइंड करेगा, फिर सेल में दाखिल होगा, अपने आप को डी कोड करेगा, एनवेलप उतारेगा, फिर RNA मैसेंजर जाएगा, राइबोसोम्स को मैसेज देगा, राइबोसोम्स ट्रांसलेशन करेगा, ER उसकी मर्जी की प्रोटीन्स बनाएगा, फिर RNA रेप्लिकेट हो जाएंगे, रेप्लिकेट होने के बाद GB में जाएंगे, GB गोल्जी बॉडीज में ग्लाइको प्रोटीन्स लेकर अपने आप को मजबूत करके लाइफ साइकिल को मजीद आगे बढ़ाएंगे और सेल से बाहर आकर अब वो लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए WBC पर अटैक करेंगे। बकिया साइकिल, अपना कुछ लाइफ साइकिल उन्होंने स्किन सेल्स में कंप्लीट किया, डेंड्राइटिक सेल्स में, और अब कुछ लाइफ साइकिल्स वो उसका WBCs में कंप्लीट करेंगे। अब ये डेंगू वायरस ल्यूकोसाइट्स में दाखिल हो जाएगा, यानी WBCs में। अब WBCs की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, मोस्टली ये न्यूट्रोफिल्स जिनको मैक्रोफेज कहा जाता है और मोनोसाइट्स, उन पर अटैक करता है, मैक्रोफेजिस और मोनोसाइट्स पर। अच्छा, यही वजह है कि डेंगू के साइन एंड सिम्टम में एक साइन है लीकोपीनिया या ल्यूकोसाइटोपिनिया, यानी WBC का कम हो जाना। डॉक्टर साहबान CBC की रिपोर्ट में हम देखते हैं तो डेंगू के पेशेंट में, अभी मैं प्लेटलेट्स के बाद में आऊंगा, डेंगू के पेशेंट में WBC भी गिर जाते हैं। अगर आपके पास कोई CBC रिपोर्ट आए और उसमें लेस देन 4000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, 4000 से 11000 तक नॉर्मल WBC होते हैं, अगर 4000 से गिर जाए तो ये भी डेंगू की एक निशानी होती है। अब हमें ये समझ आएगी, पैथोफिजियोलॉजी के जरिए हमें ये समझ आ रही है कि WBC की तादाद क्यों गिरती है
कि डेंगू वायरस WBCs के अंदर दाखिल होकर उसी तरीके से रिसेप्टर के जरिए दाखिल होकर अपने आप का बकिया लाइफ साइकिल यहां कंप्लीट करेगा और फिर इन WBCs को भी इन्फेक्टेड कर देगा और ये रप्चर हो जाएंगे, ये डैमेज हो जाएंगे। यानी उसने पहले डेंड्राइटिक सेल्स को इन्फेक्ट किया, फिर लीकोसाइट्स को वो इन्फेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर जो पैथोफिजियोलॉजी है वो ये है कि चूंकि जब WBCs पर डेंगू वायरस अटैक करता है तो WBC सेल सिग्नलिंग रिलीज करते हैं। इनको सेल सिग्नलिंग या सेल सिग्नल कहा जाता है, जो दो मशहूर नाम हैं। एक को कहते हैं साइटोकिन, साइटोकिन साइटोकिन और दूसरे को कहते हैं इंटरफिरोन। साइटोकिन और इंटरफिरोन ये सेल सिग्नल रिलीज करते हैं WBCs। अच्छा, कोरोना में भी अगर आप कभी लिटरेचर पढ़ें तो कोरोना में जो ज्यादा डेथ हुई है वो साइटोकिन स्टॉर्म की वजह से हुई है। साइटोकिन स्टॉर्म यानी इतना इतना इम्यून रिस्पॉन्स, एग्रेसिव रिस्पॉन्स आता है कि फौरन सिम्टम्स एग्रेवेट कर जाती हैं। इन्हीं दो सेल सिग्नल के नतीजे में, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को जाकर एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, उनको इन्फॉर्म करती हैं, तो इम्यून सिस्टम फिर एक्टिवेट होकर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा। लेकिन ये जो दोनों सेल सिग्नल हैं साइटोकिन्स और इंटरफिरोन, इनकी वजह से बॉडी में सिम्टम्स प्रोड्यूस होती हैं, जिनमें से डेंगू के हवाले से फीवर, क्योंकि ये साइटोकिन्स मुख्तलिफ केमिकल्स हैं। साइटोकिन्स केमिकल्स ऑफ द सेल, साइटोकिन्स। इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको पायरोजिन कहते हैं। हमारी मेडिसिन भी है सोर्स है पैरोजिनम, वो भी इसी के साथ इसका लिंक है। पैरोजिन फौरन जाकर हाइपोथैलेमस में थर्मल सेंटर को रेज कर देगा और पेशेंट 104-103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर महसूस करेगा। अब हमें यहाँ समझ आई कि डेंगू के पेशेंट्स को बुखार क्यों होता है। वो 103-104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाकर क्या करेगा, टेम्परेचर करेगा। यही सिग्नल्स बॉडी पेन पैदा करते हैं, यही सिग्नल्स नोजिया वोमिटिंग काज करते हैं, जो डेंगू की साइन एंड सिम्टम्स हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम अभी इसका एक पार्ट रहता है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि प्लेटलेट्स को कैसे डैमेज करते हैं, प्लेटलेट्स कैसे डैमेज होते हैं डेंगू में और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन पैदा होती है। आज हमने इसकी बेसिक वायरल रेप्लिकेशन को डिस्कस किया है और इसकी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी को, कि एक इन्फेक्टेड शख्स से मॉस्किटो में डेंगू कैसे शिफ्ट हुआ, फिर उस मॉस्किटो की बॉडी में कहाँ कहाँ रहा, फिर दोबारा उसने हेल्दी शख्स को काटा तो वो हेल्दी शख्स में कैसे आया, हेल्दी शख्स के स्किन सेल्स में कैसे दाखिल हुआ, स्किन सेल्स में उसने अपने आप को रेप्लिकेट कैसे किया, फिर वहाँ से मैच्योर लाइफ साइकिल स्टार्ट करके उस सेल से बाहर आके फिर WBCs में गया, वहाँ पर WB ल्यूकोसाइट्स ने सेल सिग्नल रिलीज किए, साइटोकिन्स और इंटरफिरोन, जिसके नतीजे में साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसी की कंटिन्यूशन में प्लेटलेट्स डिस्ट्रक्शन में बात करें। थैंक यू।